नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे साथ मेहमान प्रोफेसर संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और समीर चौंगामकर जी। कुछ दुनिया की खबरें आपको अब हम बता दें। बांग्लादेश में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद उनके समर्थक भारी गुस्से में हैं और ढाका जल रहा है। 21 नवंबर तक पूरे देश में अवामी लीग का प्रदर्शन होगा। शेख हसीना की पार्टी ने साफ कह दिया है कि यूनुस सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। उधर बांग्लादेश भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि शेख हसीना को उसके सुपुर्द किया जाए और अब तो उसने कहा है कि वो इंटरपोल की मदद लेगा। आपको बता दें कि ढाका में इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा दी है और इसके बाद यूनुस सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिए भारत पर प्रेशर बना रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि वो बांग्लादेश में शांति का पक्षधर है। उधर यूनुस सरकार का एक फैसला अब उसी की पोल खोल रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के बयान छापने, दिखाने, सर्कुलेट करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि शेख हसीना यहां भारत में, दिल्ली में है और वो लगातार इंटरव्यूज प्रिंट को दे रही हैं, वीडियो पर कोई इंटरव्यू नहीं दे रही है। लेकिन उनका कोई बयान छपेगा भी नहीं। ढाका, पूरे बांग्लादेश में कहीं किसी मीडिया में ऐसा फरमान मोहम्मद यूनुस की सरकार ने निकाला है। अब यूनुस सरकार की चालाकी देखिए। आईसीटी में शेख हसीना की गैर हाजिरी में केस चलाया, उनको मृत्युदंड की सजा दी, उनका पक्ष जाने बिना। सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उनको खुद वहां हाजिर होना होगा, मतलब उनको पहले गिरफ्तार होना पड़ेगा। और अब उनके बयानों पर प्रतिबंध, मतलब बांग्लादेश में शेख हसीना का पक्ष सुना तक ना जाए कहीं। यह यूनुस सरकार का डर बताता है शेख हसीना से। और उनके समर्थक वहां भारी तादाद में हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है। तो लोग कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जो एक तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस आए, अब उन्हीं का तख्ता पलट हो जाए। यह तो थी बांग्लादेश की कहानी। अब आपको मैं जुड़ा हुआ बंगाल का हाल बताता हूं। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बांग्लादेश फैक्टर दिखने लगा। भारत में कितने बांग्लादेशी अवैध रूप से रहते हैं, घुसपैठी हैं, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश में ऐसे हजारों लोग सामने आ गए जो अवैध रूप से आए हुए थे, खुलकर अब बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना सामान समेट कर बॉर्डर के पास पहुंच गए और खुद बीएसएफ के पास जाकर कहने लगे कि हम बांग्लादेशी हैं, हमको उधर भेज दीजिए। क्यों? इनको डर है कि हमको भारत सरकार, पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। बीएसएफ ने इन सबको कस्टडी में लिया हुआ है। अब वो बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड है उससे इन लोगों की शिनाख्त करवाएगी, इन लोगों की पहचान और जो जहां इनको जो पता है बांग्लादेश में, इनके दस्तावेज उन्हें सौंपकर उनकी तस्दीक की जाएगी। उसके बाद इनको बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंपा जाएगा। लेकिन ये बांग्लादेशी आप कितने आराम से भारत में रह रहे थे, इनकी बातें आप सुनिए तो आप हैरान रह जाएंगे और आप सोच में पड़ेंगे कि हमारे देश में हो क्या रहा है। कुछ लोगों की बात इनमें से आपको सुना रहा हूं। ये सब बांग्लादेशी हैं, इनके पास भारत का कोई दस्तावेज नहीं है, खुलकर कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से भारत में आए थे। सुनिए। यहाँ पर मैंने आया था 4 साल पहले। हम आया था, लोगों को साथ चला आया था काम के लिए। मैं काम करता था वहाँ से। अब ऐसा शुरू होने के बाद मेरा घर वाला वहाँ से निकल दिया, बोल रहा है तुम लोग घर वापस जाओ। इसलिए मैंने घर जाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। कैसे आए थे यहाँ पर? चोरी छिपे? चोरी छिपे। मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भारत का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए। दूसरे स्टेट में भी? हाँ। कौन कौन राज्य में? मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में भी गया था। अब मैं आपको बताता हूँ, तो टाइम कम है, मैंने तो बहुत सारे लोगों की बात आपको सुना सकता था। इनमें से कोई यहाँ मजदूरी कर रहा है, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। ये आते हैं, पहले बंगाल में बसते हैं, कोलकाता में कुछ दिन रहते हैं, यहाँ के तौर तरीके सीखते हैं, भाषा थोड़ी ठीक करते हैं, उसके बाद पूरे भारत में फैल जाते हैं। कोई मुंबई चला गया, कोई सूरत चला गया, कोई जम्मू कश्मीर, कोई हरियाणा चला गया, अलग अलग राज्यों में जाकर के फिर ये बसना शुरू हो जाते हैं। और तो और यहाँ से कमाई करके पैसा बांग्लादेश अपने परिवारों को भी भेजते हैं। और इसमें बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने कैमरे पर हमारे रिपोर्टर को यह बताया कि हमने ये सारे वो लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हम अपना कागज नहीं बनवा पाए, नहीं तो हम भारत के पक्के नागरिक हो जाते। उनको इसमें कुछ गलत भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इनके अलावा ऐसे लोगों की तो अनगिनत तादाद है जो कागज बना के बैठे हैं। अब इस पर विवाद, पॉलिटिकल विवाद क्या हुआ, यह बात जब हुई तो बीजेपी ने बंगाल में कहा कि भाई ये देखने के बाद भी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये देखने के बाद भी ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं। घुसपैठिए ढूंढे जाएंगे जिसमें ये घुसपैठिए तो खुद एसआईआर का डर बता रहे हैं। तो टीएमसी के प्रवक्ता ने पूछा कि ये बताइए कि इनमें से कोई वोटर है जो हम इनको बचाएंगे। उन्होंने इन्हीं का लॉजिक इस्तेमाल किया कि इनके पास कागज तो है नहीं,
बोलिए वोटर थोड़ी हमारा जो हम इसको बचाएंगे। लेकिन ये चंद हजार लोग, क्या इनके अलावा और कोई ऐसा बांग्लादेशी भारत में नहीं रहता जिसने भारत का आधार कार्ड, भारत का वोटर कार्ड बनवा लिया होगा? क्या ये सब कुछ एक चुनावी शिगुफा था? देखिए, इस पर तो बहुत रिपोर्ट आ चुकी है। खुद इंद्रजीत गुप्त जब जो सीपीआई के तरफ से होम मिनिस्टर थे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में, उस समय उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठे। श्री प्रकाश जायसवाल का इस पर स्टेटमेंट है, हितेश्वर साकिया का है। देखिए, मुझे तो इस सब जब आता है तो मुझे तो थोड़ा सा तरस भी आती है, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। गुस्सा अपने सरकार से आता है, वर्तमान सरकार से नहीं, लेकिन देवकांत बरुआ हुआ करते थे जिन्होंने कहा कि हम आसाम में अली और कुली के सहारे ही सत्ता में आते हैं। पश्चिम बंगाल में टीबी राजेश्वर की रिपोर्ट है जो वहाँ पर गवर्नर रहा करते थे। एक नहीं, ऐसे कई दर्जनों रिपोर्ट में गिनवा सकता हूँ जिसका आप दिल्ली में 1997 में अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इसका जिक्र किया है कि जो दिल्ली एनसीआर है 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान आकर के यहाँ पर बस गए हैं। अब आप सोचिए कि 1997 और आज 32 साल हो गए ना, 32 साल में उनके कितने बच्चे पैदा हुए होंगे और वो कहाँ कहाँ कितनी जनसंख्या आबादी बढ़ी हुई होगी। एक शहर से आप एसआईआर, आप आसाम के बारे में जब आप जिक्र करते हैं, मैं एक जिक्र आसाम के अंदर जो हुआ था उसमें पता लगा कि उसमें हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम का। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ से चारों ओर वो जाकर के फैल गए थे। आप ईस्ट कोस्ट रोड यदि आप तमिलनाडु के अंदर चले जाएंगे तो दोनों साइड आपको बांग्लादेशी बसे हुए मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर में कहीं मुझे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अमित शाह जी ने संसद में भी कहा कि 24 परगना से, मुर्शिदाबाद से, इन जगहों से जितने भी फेक जो भी डॉक्यूमेंट बने हैं या आधार कार्ड बनाए गए हैं वो वहीं से बने हैं। सर मैं ये कह रहा हूं अभी तक तो एजेंसियां जिम्मेदार हैं उसमें। देश की अलग अलग सरकारें जो है राज्यों में बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए अभियान चलाया हुआ था, पकड़ रही थी, डॉक्यूमेंट चेक कर करके नहीं ये जिसके पास डॉक्यूमेंट है भी उसको भी कि नहीं ये तो फर्जी लग रहा है, पकड़ा। अरे ये तो एक एसआईआर का ऐलान हुआ है, अभी अपने आप डर के मारे हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो है सामने आ गए। इसके बाद भी आप एसआईआर का विरोध किस नाम पर कर सकते हैं? सौरभ जी बस एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं, उनके लोग आज के दिन में पुलिस और बाकी जगहों पर सरकारी नौकरी में आ चुके हैं। बिल्कुल होंगे, ऐसे लोगों को भी हटा करके उनको डिसएनफ्रेंचाइज जी। लेकिन इसके ये देखने के बाद भी कोई विरोध कैसे करेगा? ये तो खुलकर आ गए खुद ही कि हाँ हम घुसपैठिए हैं। ममता बनर्जी कितना समर्थन करते हैं अब इससे अंदाज लगाइए कि जब अमित शाह गृह मंत्री बने या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ममता बनर्जी को गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा कि भाई हमें वहां पर फिनिशिंग करना है, बॉर्डर बनाना है, बांग्लादेश से जो लगी है वह हमें बाढ़ लगाना है, हमें जमीन उपलब्ध कराइए वहां पर। ममता बनर्जी ने तमाम चिट्ठियां लिखने के बाद भी केंद्र सरकार के अभी तक वहां जमीन नहीं थी, क्योंकि जमीन प्रदेश के अंदर में आती है। ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी केंद्र सरकार को वहां पर फिनिशिंग लगाने के लिए। तो जो ममता बनर्जी केंद्र सरकार को मदद नहीं कर रही और चाहती है कि बांग्लादेश से घुसपैठी आते रहे, मेरा वोटर बनते रहे। आज बांग्लादेश, आज वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन लगभग 10.5 करोड़ के करीब है। आज अब 10.5 करोड़ में कितने वोटर टीएमसी ने 2011 सत्ता में ममता बनर्जी आई है। अगर ममता बनर्जी का 2011 से लेकर 2025 तक का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो इस समय में ममता बनर्जी का संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों के राशन कार्ड बनवा दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिए, उनके आधार कार्ड बनवा दिए, उनका पैन कार्ड बनवा दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा दिए और उन्हें नागरिक बनाकर अपना वोटर बनाया। और उन्हीं का एक बड़ा वर्ग है जो ममता बनर्जी का समर्थक है। और जो ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर नहीं होने देगी बंगाल में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वेस्ट बंगाल से बांग्लादेशी एसआईआर पर सवाल उठाने वालों को सबसे बड़ा जवाब और एसआईआर की कामयाबी का सबसे बड़ा प्रूफ ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जब से मुनीर जी, सौरभ जी एक बात जोड़ दीजिए, नहीं थे कौन है जो इनको बचाना चाहता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वोट नहीं देते हैं, ये तो प्रूवन है और बार बार ये बोलना पड़ेगा। घुसपैठिया कोई भी भाजपा को तो वोट नहीं करता। कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, तो ममता, मतलब आप देश आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना। चलिए अब इतनी बात हो ही गई तो अब ये भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अभी रामलीला मैदान में ये तय हुआ है कि कुछ दिनों के बाद रैली करने वाली है एसआईआर के खिलाफ। उन तमाम राज्यों में जहां एसआईआर अभी चुनाव आयोग करा रहा है वहां के नेता वहां पहुंचेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी बात का विरोध प्रदर्शन ये उनका अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो रामलीला मैदान में करें, हर शहर का जो मैदान हो वहां करें जहां। लेकिन जब आप अफवाह, झूठ बार बार करते हैं तो क्या आपके ऊपर कोई भरोसा कर रहा है क्या
बिहार के चुनाव ने तो दिखा दिया कितना भरोसा है। और खुद राहुल गांधी को कितना भरोसा है, वो कोलंबिया, मलेशिया, हम तो बार बार भूल जाते हैं कि लंका भी मलेशिया में है कि कोलंबिया में है, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मस्कट याद आ जाता है। तो लोगों को याद करना, ऐसे में आप सोचेंगे कि एसआईआर पर विरोध कोई बहुत पकड़ पाएगा? दो बड़े मुख्यमंत्रियों ने, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की रैली में आने से मना किया है। एक तो हेमंत सोरेन नहीं आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं इस रैली में। एसआईआर के खिलाफ जो रैली होगी उसमें उद्धव ठाकरे ने मांग कर दिया और हेमंत सोरेन भी बिहार में एसआईआर हुई, उससे घुसपैठियों की संख्या पता चल गई है क्या? जो आप घुसपैठ एसआईआर पर विरोध हो रहा है ना, अभी जो बिहार में तो खत्म हुई ना एसआईआर, सवाल उस पर सरकार ने बता दिया कितने घुसपैठिए सामने आए हैं। बताता हूँ, ये सवाल अमित शाह जी से पटना में पत्रकारों ने पूछा था एक कार्यक्रम के दरमियान। अमित शाह जी ने कहा कि जो 62 लाख काटे गए हैं, आप उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोबारा नाम कटने के बावजूद भी वो बाहर आकर के कहे क्या, आपको बताया क्या कि हाँ हमारा नाम जुड़वा दीजिए? क्यों नहीं है? ये कौन लोग हैं? ठीक, ये वही लोग हैं जो घुसपैठिए थे। अगली खबर पर बढ़ते हैं। पाकिस्तान में आसिम मुनीर जो है अब हुजूर आला बन गया है, लेकिन वहां की जनता का गुस्सा लगातार सड़कों पर निकल रहा है। पाकिस्तान के हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आसिम मुनीर को माथे पर बैठाने के लिए शहबाज सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी दिखाई जा रही है। जज हों, विपक्षी पार्टियां हों, वकील हों, आम लोग हों, बुद्धिजीवी समाज के लोग हों, मुनीर को ओहदा देने का विरोध किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें भी कई आ रही हैं पाकिस्तान से, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। एससीओ की बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार भी मौजूद थे। और इशाक डार के सामने बैठकर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को हम जड़ से खत्म करके चैन लेंगे और भारत ऐसे ही आतंकवाद पर वार करता रहेगा। और आगे उन्होंने बोला कि आतंकवाद पर अब कोई बहाना ना बनाए, कोई देश बहाना ना बनाए, ना कोई लीपापोती करे। ये सारी बातें उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के मुंह पर कही। We must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. अच्छा, ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था जब वो गए थे तियानजिन में, चीन में। वहां उनके सामने शहबाज शरीफ थे, वहां उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने आतंकवाद को लेकर के ऐसी बातें की थी। और ऑपरेशन सिंदूर की मार तो ऐसी पड़ी है, पाकिस्तान अभी तक करा रहा है भाई। ये तो हैरानी होने लगी है कि पाकिस्तान में किस तरीके से काम होता होगा। अब एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है डेमियन साइमन, और इन्होंने हाल ही में कुछ तस्वीरें जो हैं इंटरनेट पर शेयर की हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो नूर खान एयरबेस था रावलपिंडी वाला, जहां पर इनका परमाणु कमांड थी, और जैकोबाबाद एयरबेस, पाकिस्तान अभी तक वहां मरम्मत करा रहा है। इन्होंने तस्वीरें उसकी शेयर की हैं। पाकिस्तान के इन महत्वपूर्ण एयरबेसेस पर भारत ने इसी साल 10 मई को ब्रह्मोस मिसाइलों से और अपने और हथियारों से प्रहार किया था। कुल 13 एयरबेस पर वार किया था और अभी तक वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है। इससे पहले 7 मई को 700 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने जो है वो खत्म किया था। और डेमियन साइमन ने ये तस्वीरें जारी करके बताया कि नूर खान और जैकोबाबाद एयरबेस पर रिकंस्ट्रक्शन का काम अभी तक चल रहा है। जैकोबाबाद में तो जो हैंगर आपको वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो हैंगर वो आज तक नहीं बना पाए, ये हालत है। जी, वो तो पूरी तरह से तबाही कर दिया गया था जिस तरह से भारत की सेना ने, फौज ने जो काम किया था। और ये जो रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये फिर से यही बता रहा नहीं, वो आतंकवादियों को पनाह देने के ही काम में आता है ना। किस काम में आ रहा है? आतंकवादियों को तबाह करने के लिए वो हमले किए गए थे और पाकिस्तान उस पर फिर से रिकंस्ट्रक्शन, अभी 2-4 आतंकवादियों के अड्डे बनवाए, आतंकवादियों के अड्डे दोबारा से बन ही रहे हैं, इसी पर काम हो रहा है। तो आतंकवादियों के अड्डे दोबारा बनेंगे तो दोबारा भी खत्म हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ, मतलब उसको अलग अलग देखना ही नहीं चाहिए। जो बात हम कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादी अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। वो दोनों लोग एक ही साथ मिले हुए हैं। किसी का नाम ISI है, किसी का नाम फौज है, किसी का नाम आतंकवादी है। वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं इस सारी घटना को कारगिल से लेकर अभी तक देख रहा हूँ। कारगिल में उन्होंने कहा था कि वो कुछ ऐसे ही चरवाहे और वो चले गए, फिर वो फौज में थे, फिर फौज का जब मारे गए तो उन्होंने उनको लिया नहीं। उसके बाद जितनी प्रॉक्सी वॉर वो करते हैं वो सारी आतंकवाद को लेकर करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एस जयशंकर साहब जो बोले हैं
वो ठीक जवाब है। और भारत का इस जवाब में मतलब कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि ज़्यादा सटीक तरीके से, ज़्यादा ठोस तरीके से कर रहे हैं। जितना जल्दी पाकिस्तान को समझ में आ जाए वो बेहतर है। अरे अब अगली खबर ये तो बहुत ही चुभने वाली है पाकिस्तान के लिए। तालिबान जब से सत्ता में अफगानिस्तान में लौटा है, हमारे तो रिश्ते उससे कभी नहीं रहे, लेकिन अब भारत ने औपचारिक मान्यता अभी तक दी नहीं है, लेकिन अपना दूतावास जो वहां हमने बंद किया हुआ था उसको हमने खोल दिया है। जो प्रोजेक्ट्स हमारे वहां पर ठप पड़े हुए थे, हम संपर्क जो पूरी तरीके से टूट गया था, उसको हम थोड़ा थोड़ा जोड़ने लगे हैं अफगानिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान से उनके रिश्ते अब लगभग बर्बाद हो चुके हैं, लगभग खत्म, दुश्मनी हो चुकी है। और अब खबर यह आई कि इनके विदेश मंत्री के भारत आने के बाद, याद कीजिएगा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए थे कुछ दिनों पहले, उनकी यहां मौजूदगी में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था। और अब इनके वाणिज्य मंत्री, ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी आज ही भारत आ रहे हैं। और यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, यह आप इस पूरे इलाके का जियोपॉलिटिकल टिल्ट आप एक तरीके से बदल रहा है, उसको इस तरीके से देखिए। अफगानिस्तान ने अभी सारा ट्रेड अपना बंद कर दिया पाकिस्तान के साथ, जबकि गरीब मुल्क ज्यादा पाकिस्तान से अफगानिस्तान है, उसको ज्यादा जरूरत थी। उसने कहा हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ व्यापार, हम और देशों में देख लेंगे। दवाइयां लेते थे पाकिस्तान से, बंद कर दिया। अपने फल वल भेजते थे पाकिस्तान को, वो करना उन्होंने करते थे, सब एक्सपोर्ट उनका ज्यादा होता था, बंद कर दिया। और उनका ट्रेड मिनिस्टर अब भारत आ रहा है। तो ये तो सीधे सीधे मिर्ची लगाने वाली बात है पाकिस्तान को। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। आज भारत जो है रियल पॉलिटिकल वर्ल्ड में जी रहा है, तो अगर तालिबान के साथ अब व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये रणनीतिक निर्णय है। इसको मैं यूं नहीं देखता हूं जैसे हमारे दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, हम उनसे व्यापार के लिए कोई लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल के स्ट्रेटेजिक समझौते करते हैं, हम उनके साथ रक्षा के समझौते करते हैं, हम उनके साथ अलग अलग, ये एक रणनीतिक समझौता है। वो रणनीतिक समझौता इस बात पर टिका हुआ है कि हमें इस रीजन में पाकिस्तान जैसे उद्दंड आतंकवादी एक जो देश के नाम पर बना हुआ है उसको राइट टाइम रखना है। दूसरा, जब दुनिया के सारे देश अपने अपने एक जिसको कहते हैं कि थोड़ी सी गुंजाइश रखते हैं, तो हम क्यों नहीं रखेंगे। और निजी तौर पर देखें तो हमारी जो तालिबान से लड़ाई है वो कोई लड़ाई नहीं है, हमारा और तालिबान का कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। अफगानिस्तान में चाहे करजई की सरकार हो या तालिबान की सरकार हो, दोनों से भारत के रिश्ते बड़े अच्छे रह सकते थे। लेकिन हम कुछ मुद्दों पर तालिबान को टोकते हैं। हम नहीं पसंद करते कि महिलाओं के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, नागरिक जीवन के मुद्दे पर वो जैसे रहते हैं वो रहे, लेकिन वो उनके देश का मसला है। तो हम एक रणनीतिक जो लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ना है। मुझे जो लग रहा है, आप सहमत हुए नहीं कि हमसे ज्यादा वो दिलचस्पी दिखा रहा है हमसे संबंध बढ़ाने नहीं, वो भी दिलचस्पी इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका उसके साथ जो व्यवहार कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को जिस तरह से एक जिसको कहें कि शूटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको लगता है कि भारत जैसा बड़ा देश जब साथ में खड़ा होगा, उसके साथ जब डील में होगा, डेमोक्रेसी से बात करने का अपना सुख होता है। वो भी तो एक बड़ी पाकिस्तान की खबर समीर जी बता रहे थे क्या, इमरान खान से जुड़ी कोई खबर? इमरान खान की बहन जो मिलने जा रही, तीनों बहनें मिलने जा रही थी, तो रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनको घसीटा सड़कों पर, हिरासत में ले लिया, इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है। तो ये कहा जा रहा था कि शायद वो अभी इमरान खान से मिलकर, अब जिस तरीके से आसिम मुनीर को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, मतलब पावर दे दी गई है, उसके खिलाफ कैसे एक संगठन बनाया जाए फिर से, तो आज मिलने नहीं देगा। इतना डर है इमरान खान से, इतना डर हो, जबकि अनुमति थी मिलने की उनके पास कोर्ट से कि वो मिल सकती है, वीकली मीटिंग थी, वो रोक दी गई है। अब जरा दुनिया के सबसे बड़े खबर बनाने वाले व्यक्ति की बात कर लें, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें। गजब आदमी है, इस बार भी और गजब किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गए इनसे मिलने, व्हाइट हाउस में थे इनके। अब ट्रंप देखिए अपनी कभी कभी अपना ही पैंतरा उल्टा पड़ जाता है। ट्रंप मीडिया को बुलाते हैं व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, उनके सामने जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता है उससे बात करते हैं। जैसे कभी जेलेंस्की को जलील किया, एक साउथ अफ्रीका वाले के साथ मिसबिहेव किया, ऐसे कई लोगों के साथ वो कर चुके हैं। इस बार उल्टा हो गया। इस बार एक पत्रकार ने उनके मेहमान से, जिसकी वो बड़ी चापलूसी कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान की, उनके सामने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ दिया। महिला पत्रकार थी और जिस नेटवर्क से होंगी, टेलीविजन नेटवर्क से, वो ट्रंप उसको पसंद नहीं करते, तो इन्होंने बहुत उल्टा सीधा उस पत्रकार को सुनाया। यू आर अ वेरी बैड रिपोर्टर, यू आर अ वेरी बैड पर्सन, व्हाई आर यू ह्यूमिलेटिंग आवर गेस्ट, हमारे मेहमान की बेइज्जती क्यों कर रही हो। सवाल क्या पूछ लिया था? सवाल उस महिला ने ये पूछा था कि आप ये जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं सऊदी अरब के, पहले तो ये बताइए कि आप इनके साथ ट्रेड डील भी कर रहे हैं, द्विपक्षीय संबंध आप बना रहे हैं, और आपका पर्सनल बिजनेस भी है सऊदी अरब में, पर्सनल बिजनेस डील भी करते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति हैं इनके ऊपर तो एक पत्रकार कमाल खशोगी की हत्या का आरोप लगा था,
और 9/11 के जितने लोग थे, हमलावर थे, ज़्यादातर सऊदी अरब के थे, ओसामा बिन लादेन से। तो यहाँ हमारे यहाँ 9/11 के विक्टिम्स बहुत जो हैं परेशान हैं, इस पर क्या जवाब देंगे? तो इस पर पहले ट्रंप नाराज हुए, फिर ट्रंप ने सफाई दी अपने बिजनेस पर, और फिर मोहम्मद बिन सलमान भी बोले। सुनिए। Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president, is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. But I'll answer your question. Thank you. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. They do business all over. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. It's okay, just you ask, Mr. President, please, you allow me to answer. You know, I feel painful about, the families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality. Reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden, he used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. That's the purpose of 9/11. अब कमाल देखिए साहब, पत्रकार की हत्या के जवाब के सवाल पर ये कुछ बोले नहीं, इनका बचाव किया ट्रंप ने कि इसमें इनको तो कुछ मालूम नहीं था किसने हत्या की उसकी। वो हत्या की थी इनके एजेंटों ने, सऊदी अरब के एजेंटों ने, दूतावास के अंदर, तो तुर्की के अंदर, क्योंकि वो उनके खिलाफ लिखता था। और 9/11 पर उन्होंने कह दिया 9/11 तो सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते खराब करने की ओसामा बिन लादेन की साजिश थी जी। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। अब MBS भी सोच रहे होंगे कि यार मैं इनसे जो है फोन पे ही बात कर लेता तो अच्छा था। देखिए, 2 टिप्पणी आज न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं पढ़ रहा था, तो बहुत एक मज़ेदार वो आलेख मुझे लगा। उसमें कहा कि ट्रंप जो है वो अपनी जो एक फाइल्स जो है वो जो सीनेट्स पे है, वो एक सेक्स स्कैंडल्स था जो इनके बड़े में, तो वो खबर अभी दिखाऊंगा मैं। तो वो फाइल न आए तो उसकी वो, क्योंकि वो जब फाइल निकल करके आएगी तो इनकी भी बड़ी बदनामी होने वाली है, तो वो रोकने के लिए और कई ऐसे मुद्दों पर वो करते क्या है कि रोज वो चाह ही नहीं रहे हैं कि किसी कोई एक मुद्दा टिका रहे अमेरिका में, क्योंकि एक मुद्दा यदि टिका रहता है, ये चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या बाकी चीजों का मुद्दा हो या यूक्रेन का मुद्दा हो, तो वो इतना पंचिंग कर रहे हैं इश्यूज के लिए कि वो बार बार एक मुद्दे से दूसरे, दुनिया में हम कहां हम जो है वो पीस ला रहे हैं, फिर एक दिन के बाद दूसरा दिन के बाद तीसरा दिन। बड़ा मजेदार उसने स्टोरी किया है, एनालिसिस है। ये जो आपने बताया ना सर, ये सेक्स स्कैंडल वाला, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है अमेरिका के लोगों के लिए। और इन्हीं पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया ट्रंप से कि साहब ये जो एप्स्टीन फाइल है, इसमें कहा जाता है ट्रंप का नाम है, तो ये फाइल जो है आप आज ही रिलीज क्यों नहीं कर देते हैं, आप तो राष्ट्रपति हैं। देखिए बड़ी खबर, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया। अनमोल बिश्नोई ये गैंगस्टर जो है, जिसका भाई जो है लॉरेंस बिश्नोई बड़ा गैंगस्टर है, भारत की जेल में बंद है। इसे भारत से प्रत्यर्पण करके, अमेरिका से प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया है। इसके ऊपर बड़े हत्याकांडों का आरोप है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के ऊपर है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप, ये देखिए तस्वीर भी उसकी आई है। ये NIA की कस्टडी में अब है। ये भी बात हो रही थी कि इसको किस एजेंसी के सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि कई जगह इसके खिलाफ मामले हैं। तो अब NIA जो है उसके सुपुर्द इसको किया गया है। NIA के अधिकारी जो हैं वो इसको अमेरिका से लेकर के आए हैं। कल ही ये अमेरिका से रवाना हो चुका था, अब खबर आई कि भारत पहुंच गया है। तो एक बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ा गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने जो है कई राज्यों में दहशत फैला रखी थी, वो तो भारत की जेल में बंद है। हालांकि जेल में बंद रह करके भी वो बहुत कुछ अपने काम करते रहता है, और उसका भाई खुलेआम कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट कर रहा था। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अभय, बताएं जरा, अनमोल बिश्नोई गुनाह की दुनिया का कितना बड़ा नाम है?
सौरभ, बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी कामयाबी हमारी एजेंसीज के लिए है। अनमोल बिश्नोई को अब से थोड़ी देर पहले यूएस से लेकर जो फ्लाइट आ रही थी, एनआईए की टीम थी, अब से थोड़ी देर पहले ये वीआईपी एरिया है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट का। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री यहां पर तैनात है, एनआईए की टीम यहां पर तैनात है। अब से कुछ ही देर में एनआईए की टीम, क्योंकि अंदर जो कागजी कार्रवाई होती है, किसी भी एक्यूज को दूसरी कंट्री से जब बाहर वापस इंडिया लेकर आया जाता है तो अंदर एक आधिकारिक तौर पर अरेस्ट डाल दिया गया है। कागजी कार्रवाई करवाने के बाद अंदर ही एक डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, जो कि एक चेकअप जो है, एक जो प्रोसीजर का हिस्सा है वो अंदर किया जाएगा और उसके बाद यहां से एनआईए की टीम अनमोल बिश्नोई को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट जाएगी, उसकी रिमांड जो है उसकी मांग करेगी, क्योंकि यहां पर आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी दिखाई गई है। सौरभ, जिस तरीके से आपने पूछा कितना इंपॉर्टेंट है सलमान खान के घर पर फायरिंग, इसके अलावा बाबा सिद्दीकी की मुंबई के अंदर हत्या, शूटर्स को तमाम लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना, इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देना, उसकी पूरी साजिश रचना, शूटर्स को विदेश से बैठकर सारे निर्देश देना, इसके अलावा इंडिया के अंदर, पूरे पैन इंडिया के अंदर 2022 के दौरान इसने कई लोगों से उगाही करी और 2022 के बाद ठीक है, अब समय नहीं है, लेकिन आपने बताया ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। बहुत शुक्रिया आप है आपका।